डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। विश्व दलहन दिवस आज हर वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस लोगों को दालों के पोषण महत्व के प्रति करता है जागरूक। इस दिन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को दी गई मान्यता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार समझौता है राष्ट्रीय हित में सबसे अच्छा समझौता। कृषि मंत्री ने कहा, यह व्यापार समझौता भारत के किसानों, महिलाओं और युवाओं के सपनों को देगा नई उड़ान। उत्तर प्रदेश ने विकास की गति और औद्योगिकीकरण में तेजी दर्शाते हुए अपना अलग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किया प्रस्तुत। ग्रामीण विकास पर लगातार बढ़ाया खर्च, 85% अधिक मानव दिवस सर्जित करके देश में पहले स्थान पर पहुंचा। पीएम स्वनिधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए साबित हो रही है वरदान। आईएसबी के अध्ययन के अनुसार 2023 से 2025 के बीच स्वनिधि लाभार्थियों की औसत वार्षिक आय में हुई है करीब 20% की वृद्धि। विश्व दलहन दिवस हर वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन को दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा नामित किए जाने के बाद से 2019 से प्रतिवर्ष इसे मनाया जा रहा है। ये विशेष दिवस लोगों को सेहत के लिए दालों के महत्व से अवगत कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व दलहन दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि दालें, सेम और चना जैसे साधारण दिखने वाले खाद्य पदार्थ भूख और कुपोषण से लड़ने में कितने प्रभावी भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने में भी अहम योगदान देते हैं। विश्व दलहन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को विश्व दलहन दिवस की मुबारकबाद दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, विश्व दलहन दिवस के अवसर पर देश के सभी मेहनतकश दलहन उत्पादक किसान भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई। दाल केवल हमारी थाली का पोषण नहीं है, बल्कि ये किसान की मेहनत, मिट्टी की सेहत और भारत की खाद्य सुरक्षा का सशक्त आधार भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है और इस मिशन के माध्यम से आयात पर निर्भरता कम करने, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और निर्यात के नए अवसर सृजित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। दलहन खेती किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम उत्तम गुणवत्ता के बीज, वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीक और MSP पर सुनिश्चित खरीद सहित दलहन की खेती को समृद्ध बनाने का काम कर रही हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे पर सभी किसानों को मेरी शुभकामनाएं। आपके परिश्रम को प्रणाम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता राष्ट्रीय हित में सबसे अच्छा समझौता है, जिसमें किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में गोवर्धन परिक्रमा के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि ये व्यापार समझौता भारत के किसानों, महिलाओं और युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा, जिससे वे प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की कूटनीति विकसित हो रही है। हाल के समझौतों में किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। उन्होंने दावा किया कि इस समझौते में गेहूं और धान सहित प्रमुख अनाजों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत के किसानों के हितों पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। ये समझौता राष्ट्र हित में
सर्वोत्तम समझौता है। किसानों के हित को सर्वथा सुरक्षित किया गया है। ये समझौता उदाहरण है डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का। डिप्लोमेसी मतलब राष्ट्र प्रथम। भारत के, हमारे देश के हित सर्वथा सुरक्षित है। डेवलपमेंट मतलब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना। इससे भारत के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में त्रिपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के.एम. सुब्रमण्यम ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए बेहद खुशी जाहिर की है। सुब्रमण्यम ने कहा कि इस नए समझौते के बाद से अगले 3 वर्षों के भीतर यह कारोबार दुगना हो जाएगा। The historical deal between India and US was, we are very happily noted, and it is good for Tripura apparel exporters. Especially, we are doing around 15,000 crores business with the American market. This will be double in within 3 years' time. And it will give more opportunity for employment, more foreign exchange, and we welcome the historical deal between the America and India. लोकसभा में आज पिछले कुछ दिन की तरह ही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। बैठक शुरू होते ही पीठासीन सभापति पीसी मोहन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी ने हंगामे के बीच ही पूरक प्रश्न पूछा और पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जैसे ही उत्तर देना शुरू किया, विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी करने लगे। पीसी मोहन ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहा। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने विकास की गति और औद्योगिकीकरण में तेजी को दर्शाते हुए अपना अलग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की। सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान वर्ष 2016-17 में 8.6% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 9.1% हो गया है। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2016-17 में 13,30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 30,25,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो दुगने से भी ज़्यादा अधिक है और 2025-26 में इसके 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास पर लगातार खर्च बढ़ाया है। वर्ष 2017-18 में 1,814 लाख मानव दिवस की तुलना में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 3,363 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जो 85% की वृद्धि है और इस उपलब्धि से राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडरों को 3 किस्तों में कार्यशील पूंजी ऋण दिया जा रहा है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में जानकारी दी कि पहली और दूसरी किस्त के सफल भुगतान पर वेंडर अगली किस्त के लिए पात्र होते हैं, जिससे अधिक कर्ज से बचाव और नियमित भुगतान की आदत को बढ़ावा मिलता है। संशोधित योजना में दूसरी किस्त चुकाने वाले वेंडरों के लिए यूपीआई से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। आईएसबी के अध्ययन के अनुसार 2023 से 2025 के बीच स्वनिधि लाभार्थियों की औसत वार्षिक आय में करीब 20% की वृद्धि हुई। लगभग 30% कर्जदारों ने औपचारिक ऋण मिलने की जानकारी दी, जिससे उनकी क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत हुई। 2 फरवरी 2026 तक रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए 15,184 आवेदन मिले, जिनमें से 2,479 कार्ड जारी किए गए। योजना की अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है और इसका दायरा जनगणना वाले व शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र तेजी से उभरता हुआ आर्थिक क्षेत्र बन रहा है। ये क्षेत्र देश के सकल मूल्यवर्धन में 1.12% तक का योगदान देता है और करीब 3 करोड़ लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन रिकॉर्ड 197 लाख टन तक पहुंच गया। सरकार मत्स्य पालन को आधुनिक बनाने के लिए संस्थागत वित्त पोषण पर जोर दे रही है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष और क्रेडिट गारंटी फंड जैसी
योजनाएं चलाई जा रही हैं। जून 2025 तक 4.76 लाख KCC जारी कर 3,214 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। ऋण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया, जिससे अब तक करीब 30 लाख हितधारक जुड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए 15,000 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए तक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मछली उत्पादन को 220 लाख टन तक पहुंचाना है। फरवरी का महीना गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। इस समय खेतों में गेहूं की बालियां निकल रही होती हैं या दाने भरने की प्रक्रिया, जैसे दूध या अवस्था कहा जाता है, शुरू हो जाती है। यही वो दौर होता है जब थोड़ी सी लापरवाही पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। फरवरी के अंत तक तापमान में अचानक बढ़ोतरी, तेज हवाएं और कभी कभी बेमौसम बारिश गेहूं की फसल को गिरा सकती है। अगर पौधे खेत में गिर जाएं तो पैदावार में 20 से 30% तक का नुकसान हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि किसान समय रहते सही कदम उठाएं। फरवरी के अंत में हवाएं तेज़ हो जाती हैं। अगर इस दौरान खेत में भारी सिंचाई कर दी जाए और उसी समय तेज़ हवा चल जाए तो गीली मिट्टी के कारण पौधे जड़ से उखड़ कर गिर सकते हैं। इसीलिए इस समय हल्की सिंचाई करना ही बेहतर होता है। आज बात हिमालय की गोद में आस्था, परंपरा और सामूहिक जीवन के उत्सव लद्दाखी लौसर की। लद्दाखी लौसर लद्दाख में मनाया जाने वाला प्रमुख पारंपरिक नववर्ष का त्यौहार है, जो आमतौर पर दिसंबर की सर्दियों में मनाया जाता है। 9 से 15 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में घरों की सफाई, रोशनी, विशेष प्रार्थनाएं, पारंपरिक गीत, नृत्य और मैथो मशाल जूस के माध्यम से समृद्धि की कामना की जाती है। कड़ाके की ठंड और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जब लद्दाख शीत ऋतु की गहरी चादर ओढ़ लेता है, तभी दस्तक देता है जीवन, आशा और उल्लास का पर्व लद्दाखी लोसर। लोसर केवल नया साल नहीं, बल्कि लद्दाखी समाज की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक जीवन दर्शन का उत्सव है। लद्दाखी लोसर की तिथि हर वर्ष बदलती रहती है, क्योंकि ये अंग्रेजी कैलेंडर पर नहीं बल्कि लद्दाखी तिब्बती चंद्र कैलेंडर पर आधारित होती है। लोसर केवल नव वर्ष नहीं बल्कि लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इस पर्व की जड़ें बौद्ध धर्म से भी पहले के बोन धर्म तक जाती हैं, जहां प्रकृति और स्थानीय देवताओं की पूजा की जाती थी। बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से लोसर का नया आध्यात्मिक स्वरूप मिला। आज यही परंपरा लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। लोसर की तैयारियां शारीरिक के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक भी होती हैं। घरों की गहन सफाई की जाती है, पुरानी वस्तुएं हटाई जाती हैं और लंबे शीतकाल के लिए खाद्य सामग्री का भंडारण किया जाता है। घरों में जंगली बकरी, आइबेक्स के प्रतीक सजाए जाते हैं, जो साहस, समृद्धि और उदारता का प्रतीक माने जाते हैं। लोसर की सुबह बौद्ध विहारों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और क्षेत्र के रक्षक देवी पालदेन लहामों की पूजा की जाती है। लोसर के दौरान मठों के प्रांगणों में पारंपरिक नृत्य, चाम, लोकगीत और नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं। परिवार और समाज के स्तर पर यह पर्व रिश्तों को नई ऊर्जा देता है। युवा शुभकामनाएं देने निकलते हैं और बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। संध्या के समय निकाला जाने वाला मेथो जुलूस जलती मशालों के साथ नकारात्मक शक्तियों और पुराने दुखों को विदा करने का प्रतीक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ मिलकर अलवर टाइगर हाफ मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर एक्टर रणदीप हुड्डा भी मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, अलवर की जो हमारी धरोहर है, टाइगर संरक्षण, इसके प्रति जागरूकता, समाज में फिटनेस के प्रति जागरूकता, समाज में आपस का भेदभाव भुलाकर छोटा बड़ा अमीर विद्यार्थी सभी लोग अलवर के लिए एक साथ दौड़े, टाइगर संरक्षण के लिए दौड़े। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ एक बहुत शानदार कार्यक्रम टाइगर मैराथन आयोजित किया। इसमें आम नागरिकों और एथलीटों सहित लगभग 18,000 से 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ये एक इंटरनेशनल मैराथन था और मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगा। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एगमार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं की खरीद अच्छी खासी बढ़त के साथ हुई। यहां 7 फरवरी को इसका भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 9 फरवरी को 496 रुपए उछलकर 2,996 रुपए हो गया।
जबकि गुजरात की मोडासा मंडी में गेहूं के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 9 फरवरी को इसका भाव 115 रुपए टूटकर 2,630 रुपए से 2,515 रुपए पर आ गया। राजस्थान की बस्सी मंडी में 7 फरवरी को गेहूं का भाव 2,505 रुपए था, जो कि 9 फरवरी को 3 रुपए गिरकर 2,502 रुपए पर रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में इस दौरान गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 7 और 9 फरवरी को इसकी खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ 2,450 रुपए पर हुई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में इस साल रबी गेहूं का उत्पादन 11,79,45,000 टन रहने का अनुमान है। अगर साल 2023-24 की बात करें तो उस दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 11,32,92,000 टन दर्ज किया गया था। यानी साल 2024-25 के दौरान गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार का कहना है कि गेहूं की पैदावार बेहतर रहने से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में इसमें बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से किसानों को अपनी फसल का बेहतर और उचित दाम मिल सकेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। साल 2024-25 में गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025-26 के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो दाहोद, लुधियाना और लालगंज मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि गुरुग्राम मंडी में टमाटर के भाव में मजबूती देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में टमाटर के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 7 फरवरी को टमाटर का भाव रहा 1,200 रुपए। 9 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1,200 रुपए पर बना रहा। इसी तरह पंजाब की लुधियाना मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 9 फरवरी को टमाटर 1,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 7 फरवरी को टमाटर का भाव रहा 1,600 रुपए, जो कि 9 फरवरी को 1,600 रुपए पर ही टिका रहा। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 7 फरवरी को टमाटर का भाव था 800 रुपए। 9 फरवरी को इसके सौदे 200 रुपए बढ़कर 1,000 रुपए पर हुए। भारत विश्व के प्रमुख टमाटर उत्पादक देशों में शामिल है और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का इसमें अहम योगदान रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2024-25 में देश में टमाटर की पैदावार 194,68,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2023-24 में टमाटर का उत्पादन करीब 213,23,000 टन रहा था। इस तरह इस साल टमाटर की पैदावार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के कोंकण में तैयार काली मिर्च की तुड़ाई करें। कोंकण के किसान हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहाँ के सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिलों में धान के खेतों में 2 से 5 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। सिंधुदुर्ग जिले में मूंगफली के पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में तैयार ज्वार और चने की कटाई करें। यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी तुड़ाई जारी रखें। इतना ही नहीं, मध्य महाराष्ट्र में हल्दी और अदरक की खुदाई भी करते रहें। यहाँ के किसान गर्मी के मौसम की मूंगफली और सूरजमुखी की बुवाई जारी रखें। जल्दी गन्ने की रोपाई करें। गेहूं, चना, सूरजमुखी, मक्का और कुसुम की खड़ी फसलों में सिंचाई की जरूरत है। साथ ही मराठवाड़ा में ग्रीष्मकालीन मूंगफली और तिल की बुवाई करें। मराठवाड़ा के किसान गन्ने की रोपाई जारी रखें। गेहूं, चना और कुसुम की फसल में सिंचाई करें। विदर्भ में तैयार अरहर की कटाई जारी रखें। गर्मी की मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, तरबूज और खरबूजे की बुवाई के लिए ये समय उचित है।
विदर्भ के किसान ग्रीष्मकालीन गर्मी धान की रोपाई भी करते रहें। रबी फसलों, सब्जियों और बागों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पूर्वी विदर्भ में रोपाई की गई धान में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। केरल के समस्या वाले इलाकों में कम समय में पकने वाली और गर्मी सहने वाली किस्मों को चुनकर धान की सीधी बुवाई करें। पहले से बोए गए धान में सिंचाई करें। केरल के दक्षिणी इलाके में चूना लगाकर रबड़, सुपारी और नारियल के तनों को धूप से झुलसने से बचाएं। छोटे पौधों और सब्जियों के ऊपर नारियल के पत्तों से छाया करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में लद्दाख से नई दिल्ली आए विशेष रूप से सक्षम बच्चों के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बच्चों का ये ग्रुप नेशनल इंटीग्रेशन टूर के तहत राष्ट्रपति भवन आया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। उनका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स के संबंध आपसी विश्वास और सम्मान तथा लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा आस्था पर आधारित हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से मुलाकात हुई। बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत सेशल्स द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख और पहलुओं पर चर्चा की और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का उल्लेख किया। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम की फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने व्यापक सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी से मुलाकात की। बैठक में पैट्रिक हार्मनी ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम बताया। दोनों नेताओं की वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, रक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास आधारित सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में विस्तार देने पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। राजकीय यात्रा पर भारत आए सेशल्स के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राजघाट पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों, दीर्घकालिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों देशों के समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।